नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लेट से ला रहा हूं स्वास्थ्य कारणों के कारण से। दूसरी चीज की जैसा कल मैंने आपसे वादा किया था कल के एपिसोड में कि मैं बंगाल की राजनीति पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वादा था कि आज ही वो वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन दोस्तों ला नहीं पा रहा हूं। इसका कारण मेरा स्वास्थ्य नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बंगाल में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रही है कि आप किसी एक चीज पर फोकस होकर के वीडियो नहीं बना सकते। मैंने सोचा था कि मैं वहां के समग्र राजनीति पे एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा जो आपको जो सर्वे करते हैं लोग उससे अलग वीडियो होगा। जो वहां के जो जमीनी हालात है उस पर वो वीडियो होने वाला था, वो होगा, लेकिन अब 2-4 दिन बाद वो वीडियो आपके समक्ष में ला पाऊंगा। लेकिन आज का वीडियो भी बंगाल पर ही है, जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा। दरअसल आज हुआ ये कि ईडी की टीम 24 परगना, उत्तरी 24 परगना जिले के एक टीएमसी के नेता, उनका नाम है शाहजहां शेख, उनके घर पर छापा मारने पहुंची। तो जो नेता साहब थे वो तो अपने घर में दुबक गए, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन उनके उकसावे पे उनके जो अगल बगल जो लोग हैं, करीब 300 लोग जमा हो गए और उन लोगों ने क्या किया कि जो सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा देने के लिए ईडी अधिकारी के साथ आए थे, उनके गाड़ी पे जो ईडी के अधिकारी उनके गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ किया और अधिकारियों के साथ मारपीट भी की। इसमें 3 अधिकारी, जिनका नाम है सोमनाथ दत्त, दूसरे हैं रामराज राम और तीसरे हैं अंकुर गुप्ता, इन तीनों को काफी चोट आई कि उनका लहूलुहान चित्र जो है सभी समाचार माध्यमों में फ्लैश किया गया और सबने देखा कि उनके साथ में क्या हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि ये ईडी अधिकारी उनके यहाँ किस चीज की जांच के लिए पहुंचे थे। दरअसल दोस्तों वहां पर खाद्य मंत्री हैं, उनका नाम है ज्योति प्रिय मलिक। वो खाद्य मंत्री थे, फूड मिनिस्टर थे। उनके यहाँ कुछ दिन पहले छापा मारा गया था और अभी वो जेल में है। उन पर जो पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके जो राशन दुकान जिसको आप जानते हैं, जो उसमें अनाज लोगों के वितरण के लिए मुफ्त में जो सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका वितरण जो होना था, उसके बदले में इन लोगों ने किया क्या है, उस अनाज में घपला किया है। आरोप ये है कि पूरे अनाज का करीब 30% अनाज इन लोगों ने खुले बाजार, ओपन मार्केट में बेच दिया है, जिससे ये माना जा रहा है कि करीब सरकार को 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और ये जो घाटा हुआ है और जो इससे पैसे बनाए गए हैं वो टीएमसी के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के बीच में वितरित किया गया। ये आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने ऐसा किया है, ये आरोप है। इसी क्रम में आज वो छापा मारने के लिए ईडी की टीम, ये जो शाहजहां शेख है, इनके यहाँ पहुंची थी और वहां पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, ईडी के अधिकारियों की पिटाई की गई। इसका बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन राजनीतिक दलों में आया है। सबसे पहले जो अधीररंजन चौधरी हैं, अधीररंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी घटना टीएमसी के गुंडों के द्वारा सरकारी वरद हस्त के अंदर किया गया है। और इन्होंने वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर, वेस्ट बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पर इन्होंने सीधा सवाल उठा दिया है। ये कांग्रेस के नेता हैं और ये अभी टीएमसी और जो कांग्रेस है, इनके बीच में गठबंधन होने वाला है। ये दोनों ही इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। कांग्रेस के साथ साथ जो बीजेपी है, बीजेपी के अधिकारियों ने तो कहा है कि जो खास करके वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके जो बीजेपी के मुख्य नेता हैं, उन्होंने तो कहा कि ये जंगल राज इन लोगों ने ला दिया है, टीएमसी का ये जंगल राज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि इसमें रोहिंग्याओं का हाथ है। दरअसल जो ये शाहजहां शेख है, ये रोहिंग्याओं को संरक्षण देता है और उसके संरक्षण में ये रोहिंग्या पलते फूलते हैं और ये जो रोहिंग्या हैं वो इस शाहजहां शेख के सेना की तरह काम करते हैं। उनके इशारे पे ये गुंडे करते फिरते हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है, उनका मानना है। ये इस तरह के वहां का स्थानीय लोगों को भी हमेशा दबाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो जंगल राज की बात आज कही जा रही है,
जिन रोहिंग्याओं की बात आज कही जा रही है, सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं, आज कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी तो बहुत दिन से कह रही है, सबके सब कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस हमले के बाद दोस्तों टीएमसी बैकफुट पे है। उसके कुणाल घोष पहले कूद करके आए सामने, उन्होंने कहा कि दरअसल ईडी ने प्रोवोकेट किया। भाई ईडी अगर कहीं जांच करने जाती, क्या वहां नारा लगाते हुए जाती है या कुछ और करते हुए जाती है जिससे कि लोग प्रवोक हो जाएंगे या लोग उकसावे में आ जाएंगे? आप कहीं भी ईडी पे आप हर तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम उकसावे का आरोप नहीं लगा सकते। हमने भी उनका छापा होते हुए देखा है, हम नहीं देखा है कहीं। वो तो किसी से बात तक नहीं करता, स्थानीय पत्रकार तक से बात नहीं करते, लोगों की तो बात छोड़िए। तो पता नहीं कुणाल घोष किस दुनिया में जी रहे हैं जो उन्होंने कह दिया कि भाई उकसावे की कार्रवाई है, इसलिए जो सो लोग रिएक्ट करके पत्थरबाजी कर दी। ये सरासर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरासर गलत आरोप है। लेकिन उसके बाद मैंने पहले कहा कि टीएमसी अभी बैकफुट पे। क्यों बैकफुट पे? उनके ही मंत्री हैं टीएमसी के वहां पे, शशि पांजा, उन्होंने कहा कि नहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसकी निंदा कर, मतलब उन्होंने जो भी सरकार की तरफ से हो सकता है कि नहीं भाई हम इसमें शामिल नहीं, उस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन गवर्नर ने इसका बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया है। उन्होंने जो अभी खबर आ रही है कि वो अस्पताल जा रहे हैं तीनों अधिकारियों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, और उन्होंने गवर्नर ने स्पष्ट किया है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके स्पष्ट किया है कि हम मूक दर्शक बनकर बैठे नहीं रहेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है स्टेट का, ये पूरी तरह चरमरा चुकी है और हम इस पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। लेकिन दोस्तों, ना तो ये जंगल राज नया है और ना कोई ये पहली घटना है। आपको याद होगा वहां जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, वहां पे हमेशा ही हिंसा होती है, हमेशा हिंसा होती है। और ये भी मैं टीएमसी को अकेले ब्लेम नहीं करूंगा। आपको याद होगा दोस्तों कि जब लेफ्ट की शासन हुआ करती थी, जब वामपंथी दलों का, जब ज्योति दादा हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, तो क्या इनके समय में हिंसा नहीं होती थी? वहां पर जब कांग्रेस का एक बार राज खत्म हुआ 70 के दशक में, उसका जो भी सरकार रही है, जो भी राजनीतिक दल वहां पर डोमिनेंट पोजीशन में रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि उसने गुंडई का सहारा लिया है। ममता बनर्जी की काबिलियत ये है कि उन्होंने जो वामपंथी गुंडे थे उससे बड़ा गुंडा खड़ा कर लिया और वामपंथियों को वहां परास्त करने में सफल रहे। इनकी राजनीति का आधार ही अगर कमोबेश कहें तो हिंसा ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हिंसा के सहारे ही आज भी मजबूत स्थिति में है। और वहां पे उनके हिंसा का जवाब किस तरह से दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, ये तो जब मैं बंगाल पर अलग से बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अब एक तरफा रह गया है। अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता उनकी भी पिटाई हो रही है और उनकी भी हत्या बड़े मजे में हो रही है। लेकिन यहाँ पे विषयांतर हो जाएगा दोस्तों। आपको याद होगा कि जब भी वहां पे जंगल राज, आप बिहार को बदनाम करते हैं, आप लालू को बदनाम करते हैं कि जंगल राज, लालू आने का मतलब है जंगल राज। वहां पे ये गलत नहीं है कि बिहार में हिंसा नहीं होती, बिहार में तो हिंसा होती ही है, लेकिन सिर्फ बिहार में ही हिंसा नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, बंगाल की स्थिति उससे ज्यादा वर्स्ट है। कौन नहीं जानता वहां पे कट मनी कल्चर जो है। कट मनी का मतलब होता है कि हर सरकारी योजना में जो भी आपको लाभ मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को जो लाभ मिलेगा, उसमें से जो वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी है वो आपसे एक हिस्सा जरूर ही लेंगे। उस हिस्से को ही कट मनी कहा जाता है। और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की हालत खराब थी इस कट मनी कल्चर कारण, और ये अभी भी चालू है। और वहां पे बड़े अच्छा मान लीजिए कि जो बार बार आरोप लगता है कि ईडी जो है गलत, जो है विपक्षी दलों पे सिर्फ जांच कर रही है। भाई साहब, पार्था चटर्जी के यहाँ 50 करोड़ नगद मिला था, ये हम कैसे भूल सकते हैं? वही फर्श पे फेंका हुआ, लगे जैसे कोई रद्दी कागज का टुकड़ा हो। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं था तो किसी भी व्यक्ति के पास अनअकाउंटेड, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, 50 करोड़ रुपया कहीं नगद प्राप्त होता है? ये तो पूरे भारत ने देखा है, किसी एक ने, पूरे भारत ने देखा। पार्था चटर्जी अभी भी जेल में है, वो टीचर घोटाले में थे। जो ये ज्योति प्रिय मलिक हैं, ये जो है सो जेल में एड़ियां रगड़ रहे हैं। ये इसी राशन घोटाले में जिसकी जांच करने के लिए आज ईडी गई हुई थी इस व्यक्ति के घर में, जो शाहजहां शेख है उसके घर में। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। ये कहा जाता है कि 700 करोड़ का, लोगों ने पहले अनुमान लगाया था करीब 700 करोड़ का मामला है, लेकिन अभी जो है लोगों ने कहा कि नहीं ये 400 करोड़ रुपया, तो इसमें कम से कम हुआ ही है घोटाला। चाहे जो भी हो,
अब आते हैं रोहिंग्या एंगल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले अमित शाह ने कहा कि भाई हम इसी महीने एनआरसी लागू कर रहे हैं। उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? ममता बनर्जी ने। मैं बंगाल में लागू नहीं। अरे क्यों नहीं लागू होने दोगी? समस्या क्या है? आपको विदेशियों से क्या प्रेम है? ये सबको पता है कि जो वेस्ट बंगाल है, खास करके जो उसके बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं, वहां पे सबको पता है कि बांग्लादेशी की भी वहां रह रहे हैं अवैध रूप से, और वहां पे रोहिंग्या भी रह रहे हैं। और टीएमसी के नेताओं का वीडियो ये उनका स्टिंग नहीं किया गया था। उनका खुलेआम करें कि भाई तुम लोगों को जो भी सरकारी जैसे आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड, जो मतदाता पहचान पत्र होता है, ये सब बनवाने के लिए वो अपने लोकल नेताओं को, एक वहां का नेता कह रही है कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी बनवाओ। तो अगर इनको बाहर करने की बात हो रही है तो आपको किसी भी राजनीतिक दल को क्या समस्या हो सकती है? नहीं, लोगों को तंग किया जाएगा। आप कहते हैं भाई, आपको याद होगा जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहां से कहीं विदेश जाना हो, राशन पाना हो या अन्य सरकारी सुविधा पाना हो, तब तो तुम आधार कार्ड लेके पहुंच जाते हो, राशन कार्ड लेके पहुंच जाते हो, तब तुमको कागज दिखाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो तुम यहाँ रह रहे हो, तुम इस देश का नागरिक हो कि नहीं, वो कागज दिखाने में तुमको समस्या है। तो एनआरसी इस महीने लागू होने वाली है, और आप इसको जो पत्थरबाजी हो रही है, इसको आप अकेला एक घटना या एक जो कहते हैं ना कि एकदम अलग से आप इसको नहीं देख सकते। आप इसको बहुत बड़े कैनवस में देखिए। ये पदचाप है। जिस दिन यहाँ पे एनआरसी लागू होगी, कानून वो बन चुके, लेकिन अभी तक उसका रूल्स फ्रेम नहीं हुआ था। अब रूल्स फ्रेम हो गए, और जिस तारीख से यहाँ पे कहा जा रहा है किसी जनवरी माह में वो लागू कर दी जाएगी, देखिएगा फिर से आपको शाहीन बाग 1, 2, पार्ट 3, 4, 5 सब आपके सामने नजर आवेगा। और इस बहाने सबसे मजेदार चीज है कि आदिवासियों को भड़काया जाता है, दलितों को भड़काया जाता है। अरे आदिवासी तो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास कागज की क्या कमी है? नहीं, वो निरक्षर है। तुमको कैसा पता है कि निरक्षर है? जो सरकारी योजनाएं इतने दिन से चल रही है, विभिन्न सरकारी योजना, इसके तहत कमोबेश यहाँ का हर व्यक्ति जो यहाँ का वैध नागरिक है, वो सबके पास किसी न किसी तरह का एक कागज है। और आदिवासियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो मान की मुंडा हो उनके, चाहे उनके जो भी सामुदायिक हेड हैं, उनके पास अधिकार है कि वो जो सो लोगों को चिन्हित करेंगे और उनको एक कागज पे वो लिख के देने का उनके पास अधिकार होगा कि नहीं साहब, ये मेरे ही गांव का है या मेरे ही समुदाय का है। तो इससे आदिवासी समुदाय को थोड़ी भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बंगाल पे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे सब जगह पे ला रहा हूँ कि अभी आगे होने वाला क्या है। और ये जो घटना है, ये अपने आप में एक अलग से कोई घटना नहीं है। ये घटनाओं के क्रम का पहली घटना आप इसको मान सकते हैं। और देखिएगा भी और यहाँ पे हिंसा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे विपक्ष और विपक्ष के गुर्गे जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई अनर्गल बयान दे रहे हैं, देखिएगा इसका अंत जो है किसी न किसी बड़ी घटना से अवश्य ही होगी। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, पूरा देश सुरक्षित रहे, हर कोई सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। इसलिए यहाँ पर जो अभी जो एंगल देने की कोशिश की जा रही है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। आप इसको एक क्राइम मानिए, और इसको जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कहा जा रहा है कि वो जो नेता है टीएमसी का शाहजहां शेख, उसका जो 2 भाई है वो इस घटना में इन्वॉल्व, इन सबको उठा करके ले जाइए, हो तो कायदे से इनकी तुड़ाई कीजिए, ले जा करके पुलिस थाने में, और इन पे जितने भी माने कठोर से कठोर कानून लगाए जा सकते हैं, उन धाराओं पे इनको जो है तो आप ये कीजिए, सजा दिलवाइए। यही एकमात्र उपाय है। और अगर राज्य सरकार, आपको बता रहा हूं कि जो वेस्ट बंगाल सरकार है, पिछले लोकसभा फिर उसके विधानसभा, जिस तरह से उसके बाद हिंसा हुई है, वहां के लोग खास करके जो गरीब गुरगे आदिवासी हैं, या तो जाकर असम में शरण लिए इन टीएमसी गुंडों के कारण, या फिर झारखंड के कुछ इलाकों में, खास करके संथाल परगना के इलाकों में आकर के इन लोगों ने शरण लिए। और लोग यहाँ के समझ नहीं पाते हैं कि ये कोई पैसे वाले या जिनकी औकात होती है वो नहीं है, ये गरीब गुरगे हैं, ये आदिवासी हैं, दलित हैं। और इनको अपने घर छोड़कर, अगर आप जीत गए हैं, पंचायत चुनाव में जीता हुआ कैंडिडेट आसाम जाके भाग जाता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो अपने गांव में रहे तो उसको मार डालेगा टीएमसी के गुंडे।
और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सबने संज्ञान लिया है और इन सब पर मुकदमा चल रहा है। इन पर हाई जो बोलते हैं कि जांच के लिए बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, उन सब ने कहा कि यहाँ पे हिंसा हुआ है। उसके बावजूद मोदी सरकार की एक कमजोरी कहें या उसकी उदारता कहें कि जब से मोदी सरकार आई इसने राजनीतिक पार्टियों को तोड़ करके तो सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन इसने अब तक 356 की धारा का सहारा नहीं लिया है। जैसे कांग्रेसी सरकार में 100 से ज्यादा राज्यों में 356 के सहारे गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता था। यहाँ पे बड़ी से बड़ी घटना करके राज्य सरकारें बसती जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि मोदी जो है वो कम से कम 356 का इस्तेमाल अब तक नहीं किया, ना करेगा। लेकिन अब पानी नाक के ऊपर से बह रही है। जैसा कि राज्यपाल जी ने भी कहा वेस्ट बंगाल के कि साहब हम इस पे एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेज रहे हैं। तो जब किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो आप आम आदमी को सुरक्षा कैसे देंगे? भाई शुरुआत तो कश्मीर में भी इसी तरह से हुआ था, जो इतना विकराल रूप ले लिया कि 3 दशक तक हजारों लोगों की मौत के बाद अब थोड़ी सी मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा, अब थोड़ा सा जो सा राज्य जो है वहां पे नॉर्मल हुआ है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर से ठीक हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल हो, केरल हो और कुछ और भी राज्य हैं, वो जब उस जगह तक पहुंच जाए तब आप वहां पे इंटरफेयर करोगे क्या? इसलिए जरूरी है कि एकदम कठोर पहले तो आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए और इसकी जांच बड़े से बड़े उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया जाए कि हुआ क्या था, सजा दिलवाई जाए और राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि ये शायद आपका लास्ट हो या इसी समय कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन दोस्तों लोकसभा का चुनाव नजदीक है, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी और कहीं ऐसा ना हो कि ये पैटर्न जो है झारखंड, बिहार और दिल्ली में, क्योंकि इन जगहों पे भी ईडी का छापा पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैटर्न या जो ये अभी एक तरीका वेस्ट बंगाल से निकल रहा है कहीं इन राज्यों में भी आजमाया जाना शुरू ना हो जाए, इसका डर है दोस्तों। आज स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, इसलिए छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूं। कल आपके सामने अगर ठीक रहा तो उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।